आप देख रहे हैं ज़ीरो आर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। शुरुआत करते हैं सबसे पहले भोपाल की इस तस्वीर से, जो आपको बताएगी कि सेल्फी लेने का शौक कभी कभी कितना भारी पड़ जाता है। भोपाल में एक लड़की तालाब के पुल की रेलिंग पर खड़ी होकर सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी। इतने में उसका पांव फिसल गया और वो सीधे तालाब में जा गिरी। तालाब में गिरी लड़की ने जब चिल्लाना शुरू किया तो आसपास के लोगों को समझ में आया कि लड़की नीचे गिर चुकी है। उसके बाद रस्सी डालकर उस लड़की को तालाब से बाहर निकाला गया। जाहिर सी बात है, सेल्फी लेने का ये क्रेज कभी कभी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ जाता है और हम नहीं चाहेंगे कि कभी इस तरह की परिस्थिति आपके सामने भी आए। और अब बात करते हैं जेरूसलम की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से यह फैसला लिया कि जेरूसलम को इजराइल का हिस्सा माना जाएगा, और इस हिस्सा ही नहीं बल्कि राजधानी के तौर पर मानते हुए अमेरिका ने अपने दूतावास को तेल अवीव से जेरूसलम भेजने का, या वहां पर जेरूसलम में अब उसे स्थित करने का फैसला लिया है। उसके बाद से दुनिया के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी है। खास करके अरब देशों में ऐसा लग रहा है जैसे कि जेरूसलम को लेकर तरह तरह की मान्यताओं के साथ लोग अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, और पूरी दुनिया में खास करके वो तमाम देश जो इस्लामिक देश हैं वहां पर इसे मजहबी दखलंदाजी के तौर पर देखते हुए विरोध की आवाजें काफी बुलंद हो रही हैं। गुस्सा, नफरत, हिंसा, खून खराबा। डोनाल्ड ट्रंप का फैसला सामने आने के बाद जब जब यरूशलेम का जिक्र किया जा रहा है, तब ऐसे ही अल्फाज और जज्बात जाहिर हो रहे हैं। वेस्ट बैंक से लेकर गाजा पट्टी तक, यमन और लेबनान से लेकर इराक तक हर जगह गुस्से की ज्वाला भड़की हुई है, और वजह सिर्फ एक, यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मानने का ट्रंप के फैसले का सबसे ज्वलंत विरोध फिलिस्तीन में हो रहा है, जहां नौजवान फिलिस्तीनी सड़कों पर सीधे सीधे इजरायली सेना को टक्कर दे रहे हैं। पत्थरबाजी का जवाब आंसू गैस से दिया जा रहा है और रॉकेटों का जवाब गोलाबारी से। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवादित इलाके वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी तो मानो जंग के मैदान में तब्दील हो गए हैं। दिन का उजाला हिंसा का गवाह बनता है तो रात को खून से लथपथ इंसान देखने को मिलते हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ट्रंप का विरोध बदस्तूर जारी है। यमन के सना में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। इसी तरह इराक और यूरोपीय देशों में भी फिलिस्तीनी और उनका समर्थन करने वाले तत्व ट्रंप को कोसते हुए नजर आए। एक घटना ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव कई गुना बढ़ा दिया है। यरूशलेम में एक फिलिस्तीनी नौजवान ने एक इजरायली सिक्योरिटी ऑफिसर को सरेआम चाकू मार दिया। हालांकि हमलावर पकड़ लिया गया, लेकिन इस वारदात के बाद इजरायली फौज ने फिलिस्तीनी आबादी वाले पूरे इलाके को घेर लिया, जिसके मायने साफ हैं कि भले ही अरब या यूं कहें कि इस्लामिक जगत अपनी नाराजगी जाहिर कर ले, लेकिन इजराइल अपने कदम पीछे खींचने वाला नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। यरूशलेम को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में तनातनी का माहौल है और उस विवाद से भारत भी अछूता नहीं है। भारत की मोदी सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मध्य एशिया को और उसके साथ साथ इजराइल के संबंधों को किस तरह से तराजू में तौला जाए, क्योंकि संतुलन अगर बिगड़ गया तो हिंदुस्तान के लिए यह नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यरूशलेम और इजराइल के दौरे के बाद अब फिलिस्तीन का दौरा भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, भारत ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि भारतीय दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम कब शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। एक्ट ईस्ट से मिडिल ईस्ट तक, यूरोपीय दुनिया को छोड़ दें तो पीएम मोदी की विदेश नीति कुछ इसी दिशा में चली है। मध्य पूर्व एशिया यानी मिडिल ईस्ट को मोदी ने काफी हद तक साधा है, जिसके नतीजे भी सामने आए हैं। लेकिन ट्रंप के यरूशलेम प्लान ने मोदी के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। खबरों के मुताबिक जनवरी में जॉर्डन के प्रिंस अब्दुल्ला की मेजबानी के बाद पीएम मोदी
जॉर्डन, अबू धाबी, फिलिस्तीन और मिस्र जा सकते हैं। हालांकि अब तक मोदी के दौरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यरूशलेम के मुद्दे पर मोदी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि तीसरे देश के प्रभाव में मोदी सरकार यरूशलेम को लेकर अपनी नीति नहीं बदलेगी। सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारों के लिए यरूशलेम पर अचानक अपना रुख बदलना आसान नहीं है, क्योंकि यरूशलेम दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो 4 बड़े मजहबों का केंद्र है। यरूशलेम में यहूदी आस्था की प्रतीक वेलिंग वॉल है तो ईसाई आस्था को समेटे हुए चर्च ऑफ सेपुल्कर भी। यहाँ इस्लामिक मान्यताओं वाली अल अक्सा मस्जिद है तो साथ ही अर्मीनियाई ईसाइयों की सेंट जेम्स मॉनेस्ट्री भी। यही वजह है कि कोई भी सरकार यरूशलेम के स्टेटस से छेड़छाड़ नहीं चाहती। हालांकि मोदी को रिश्तों को संतुलित करना होगा, क्योंकि इजराइल आज भारत का नजदीकी साथी बन चुका है। साथ ही सामरिक लिहाज से इजराइल ही मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं कि ऐसी खबर जो न्यूज़ नेशन पर दिखाए जाने के बाद अपना रंग ला रही है। कुछ दिनों पहले हमने आपको केरल की एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें 3 लड़कियों ने हिजाब पहनकर फ्लैश डांस किया था। उसके बाद न्यूज़ नेशन ने इस खबर को आपके पास दोबारा दिखाया, ये कहते हुए कि किस तरह से उनके समर्थन में बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं और कैसे उन 3 लड़कियों को जो ट्रोल किया जा रहा था सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, कहा जा रहा था कि उन्होंने सभ्यताओं के दायरे को लांघा है, उन्हें कितना समर्थन मिल रहा है। अब आपको यह हम खबर दिखा रहे हैं कि केरल की महिला आयोग ने इस पर संज्ञान ही नहीं लिया है, बल्कि अब बड़े पैमाने पर लोग फ्लैश डांस कर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं केरल में कि आप अकेले नहीं हैं। वो 3 लड़कियां जिन्होंने हिजाब पहनकर फ्लैश डांस किया था, उन्होंने मर्यादा की कोई सीमाएं नहीं लांघी थी और उन्हें आज जन समर्थन हासिल है। कम से कम न्यूज़ नेशन इस खबर पर लगातार बने हुए है। आपके सामने इस तरह की तमाम चीज़ों को हम प्रस्तुत करते रहेंगे जो हमारी सभ्यता पर सवालिया निशान खड़ी करती हैं। कट्टरपंथी आवाज को हिजाब ने दिया मुंहतोड़ जवाब। केरल के त्रिवेंद्रम और मल्लापुरम में कट्टरपंथियों की ट्रोलिंग की शिकार हुई 3 मुस्लिम लड़कियों के समर्थन में नौजवान उमड़े और सीधे सीधे मजहब के इन कथित ठेकेदारों को चुनौती दी। ये सब हुआ न्यूज़ नेशन पर खबर दिखाने के बाद। दरअसल मल्लापुरम में 3 मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहनकर एक चैरिटेबल फ्लैश मॉब में हिस्सा लिया था, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर भद्दी फप्तियों का सामना करना पड़ा था। केरल में 3 मुस्लिम लड़कियों ने एक फ्लैश मॉब का हिस्सा बनने की कोशिश की। कट्टरपंथियों को यह बात इतनी नागवारा गुजर रही है कि इन तीनों लड़कियों का बहिष्कार सोशल मीडिया पर किया जा रहा है और उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। न्यूज़ नेशन के खबर दिखाने के बाद केरल महिला पैनल ने भी इस घटना का संज्ञान लिया था। इस पूरे मामले को लेकर अब महिला आयोग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जाहिर सी बात है, न्यूज़ नेशन पर दिखाई गई इस खबर का असर अब यह हो रहा है कि उन महिलाओं को, उन लड़कियों को इंसाफ मिलता दिख रहा है। और अब न्यूज़ नेशन की आवाज नौजवान हौसले में तब्दील हो गई। कट्टरपंथियों को जवाब देने के लिए आयोजित की गई इस फ्लैश मॉब में हर धर्म के नौजवान शामिल थे। अपने साथियों के समर्थन में ये एक मुंहतोड़ जवाब है उन लोगों के लिए जो लड़कियों को घरों में कैद होने की हिदायत देते हैं, उनकी आजादी पर सवाल उठाते हैं और अपनी छिछली मानसिकता को बेटियों पर थोपने की कोशिश करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर के हंदवाड़ा में आज देश की 3 और दुश्मनों को भारतीय फौज ने मार गिराया। सुरक्षा बलों ने एक बड़े ऑपरेशन में लश्कर तैयबा के इन 3 आतंकियों को हंदवाड़ा में मार गिराया है और इसके साथ ही अब यह कहा जा सकता है कि साल 2017 आतंकियों को मार गिराने की फहरिस्त में एक बहुत ही सफल साल रहा है। अब तक 208 आतंकियों को भारतीय फौज ने मार गिराया है कश्मीर में। हंदवाड़ा के उनसू की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से हुई। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि उनसू में 3 आतंकी छिपे हुए हैं और जब उन्हें पकड़ने के लिए इलाके को कॉर्डन किया गया तो दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में तीनों आतंकी मारे गए। एनकाउंटर के बाद पता चला कि ये तीनों लश्कर के आतंकी थे और पाकिस्तान से आए थे। सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेस को टिप ऑफ मिला था कि इस
जगह पर मिलिटेंट्स मौजूद है, जिसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया और कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान ही फायरिंग जो है दोनों तरफ से शुरू हुई। तकरीबन 3 घंटे तक ये इनकाउंटर चला और उसके बाद तीनों मिलिटेंट्स की बॉडीज को रिकवर कर लिया गया। उनके पास से काफी ज्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशन भी बरामद हुआ है। उनसो एनकाउंटर के बाद पत्थरबाजी और विरोध प्रदर्शनों को रोकने के मकसद से इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इस एनकाउंटर के साथ ही कश्मीर में इस साल मारे गए आतंकियों का आंकड़ा 208 तक पहुंच गया, जो पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा है। कश्मीर में जिस तरह सेना और सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं, उसने आतंक की कमर तोड़ दी। इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी एजेंसीज ने नेट सर्विस बंद कर दी है। वहीं पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। और अब खबर आतंक के एक ऐसे चेहरे से जो दुनिया में अपना पैर पसार रहा है। पूरी दुनिया में अत्याचार और दमन की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान अब बर्मा छोड़कर बांग्लादेश और हिंदुस्तान में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे रोहिंग्या मुसलमान भी हैं जो कट्टरपंथी और आतंकी तत्वों से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी हाफिज सईद और उसके नुमाइंदों से दुबई में मुलाकात करने की बात कही है। हालांकि हाफिज सईद से मुलाकात की बातें अभी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, लेकिन उसके नुमाइंदों से रोहिंग्या मुसलमानों के इस प्रतिनिधि दल की मुलाकात दुबई में हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि अब रोहिंग्या मुसलमानों के लिए राहत और उसके साथ साथ उनके पुनर्निवास के लिए जमात और लश्कर तैयबा जैसे संगठनों से मदद ली जाएगी रकम इकट्ठा करने के लिए। जरा सोचिए आप, अगर रोहिंग्या मुसलमानों की मदद के लिए आतंकी संगठन सामने आएंगे तो क्या वाकई में ये शरणार्थियों की मदद के लिए कोशिश हो रही है या दरअसल आतंक के कारोबार को एक नया आयाम देने की? जब म्यांमार का रखाइन प्रांत सामुदायिक हिंसा की आग में जलना शुरू हुआ, तब शुरू हुआ पूर्वी एशिया में 21वीं सदी का सबसे बड़ा पलायन। ये पलायन था रोहिंग्या मुसलमानों का। रोजाना हजारों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश और भारत जैसे देशों की तरफ रुख करने लगे और इन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों पर अब पड़ गई है आतंक की काली छाया। मीडिया में आई खबरों की माने तो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए राहत और पैसा जुटाने के मकसद से दुबई में रोहिंग्या मुसलमानों के प्रतिनिधियों और जमात उद दावा से जुड़े लोगों की एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात में तय किया गया कि जमात उद दावा और लश्कर से जुड़े 2 संगठन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए पैसा और राहत सामग्री जुटाएंगे। कुछ अखबारों में बांग्लादेशी इंटेलिजेंस के हवाले से यह भी बताया गया है कि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाकों में बने रोहिंग्या मुसलमानों के कैंप्स तक लश्कर से जुड़े लोग पहुंच चुके हैं और वो रोहिंग्या मुसलमानों को पैसे की मदद कर रहे हैं। मायने साफ हैं, रोहिंग्या मुसलमानों का ब्रेन वॉश कर अब हाफिज की जमात और लश्कर जैसे संगठन इन शरणार्थियों को आतंकी बनाने की फिराक में है। यह आशंका भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी थी। इसी वजह से रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में आने से रोका गया था। लेकिन हाफिज और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच बनता है कनेक्शन अगर हकीकत में तब्दील हुआ तो ये भारत के लिए भी मुश्किल का सबब बन सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूयॉर्क में हुए हमले में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों से मिली खबरों के मुताबिक बम धमाके का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। ये हमलावर बांग्लादेशी मूल का नागरिक है। अभी पुलिस दूसरे उसके साथियों की तलाश में जुटी हुई है। भारतीय समय के अनुसार तकरीबन 7 बजे न्यूयॉर्क सबवे में आज एक धमाके की आवाज गूंज उठी, जिसके बाद न्यूयॉर्क मेट्रो सर्विसेज को रोक दिया गया था और अभी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की बात सामने आई है जिसे बांग्लादेशी मूल का बताया जा रहा है। इस पर और विस्तृत जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है।